कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना मॉस्को में हुई थी। मानवेंद्र नाथ रॉय उसमें से एक प्रमुख थे, बाकी 5 प्रमुख लोग थे। अधिवेशन उनका भारत में जो हुआ वो 1925 में हुआ, कानपुर में हुआ। अब राजनीतिक दल भारत में भी है, अन्य भी राजनीतिक दल है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी में से कोई भी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, वो हिस्सा इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट का है, उनकी केवल ये शाखा है। सबसे बड़ा कलुष तो यह है कि कम्युनिज्म की विचारधारा, उसमें राष्ट्र नेशन ये संकल्पना ही नहीं है। ताकत के बल पर सत्ता बना लेना अलग बात है। लोकतंत्र पर विश्वास ना रखते हुए भी लोकतंत्र को मैनिपुलेट करते हुए शासन कर लेना अलग बात है। संस्थाओं में कांग्रेस के भरोसे घुस जाना अलग बात है। लेकिन इस समाज में कभी भी कम्युनिज्म के विचारधारा की, जो आज नक्सलवाद के नाम पर छत्तीसगढ़ में बंदूक लेकर खड़ा है, ऐसा जनजाति का व्यक्ति भी हो तो उसको पूछिए आप किस लिए खड़े हो, तो वो कहेगा नहीं, इसने मेरा शोषण किया था, ये मेरा पैसा लेकर गया था, इस व्यवस्था में मेरी जमीन ऐसी गई, हमारे जंगलों के अधिकार ऐसे गए। उसको पूछो हाँ भाई ये ठीक है, लेकिन माओ कौन था, वो कहेगा कौन माओ, लेकिन पार्टी माओवादी है। उसको माओ भी पता नहीं है, उसको मार्क्स भी पता नहीं है, उसको लेनिन भी पता नहीं है, उसको पता है दादा और मामा। इस दादा और मामा ने एक पर्यायी शोषण की व्यवस्था खड़ी करके रखी है, पैसा इकट्ठा करने की एक भ्रष्ट व्यवस्था खड़ी करके रखी है। इनको विकास की धारा से अंग्रेजों ने जो किया था उसको कंटिन्यूएशन में दूर रखने का प्रयास किया है। एक मुख्य समाज से आइसोलेट करने का प्रयास किया है। उन तक रास्ते नहीं पहुंचने देते, स्कूल नहीं पहुंचने देते, टेलीकॉम के टावर्स नहीं पहुंचने देते, और फिर कहते हैं कि आपके शोषण के कारण ये पिछड़े हैं। 18 साल में आपको कम्युनिज्म का आकर्षण नहीं हुआ तो आपके पास मन नहीं है, आपके पास भावनाएं नहीं है। लेकिन आयु के 40 वर्ष होने के बाद भी आप कम्युनिस्ट बने रहे तो आपके पास दिमाग नहीं है। सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों को जय श्री राम। और प्रफुल्ल जी, आपका नर्मदा साहित्य मंथन में बहुत बहुत शुभ आगमन। आज का जो हमारा विषय है बड़ा ही रोचक विषय है, क्योंकि आयातित विचारधारा 1925 में भारत में पनपी, उसी 1925 में एक भारतीयता को लेकर भी विचारधारा पनपी। एक विचारधारा लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, उसने समाज को समरस कर दिया है। और एक विचारधारा जो रक्तपात से संचित होते हुए आज तक बढ़ती रही और अब वो बौद्धिक विमर्श का केंद्र बन रही है। आज का हमारा विषय है वामपंथ का कलुष। मैं चाहूंगा कि आप वामपंथ का कलुष, इसका अभिप्राय एक बार जरा सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों को स्पष्ट करें। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो नर्मदा साहित्य मंथन के सारे आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद कि राजा भोज की इस नगरी में जो स्वयं वागदेवी का स्थान है, अभी तक तो हमारे यहाँ तो हमेशा ही माना जाता था, लेकिन अयोध्या के जजमेंट में पहली बार न्यायपालिका के जजमेंट में ये स्वीकृत हुआ कि स्थान की भी कोई अधिष्ठात्री देवता होती है। तो मूर्ति पुनर्स्थापित करनी है, इसका अर्थ यह है कि जिनका स्थान है उनको लौटाना है।
स्थान उन्हीं का है। लेकिन सिद्धार्थ जी ने जो कहा, देखिए भ्रम कैसे फैलाए जाते हैं ये इनके इंट्रोडक्शन में ही आ गया। कानपुर में पहला अधिवेशन हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 1925 में, लेकिन 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में मॉस्को में हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना मॉस्को में हुई थी। मानवेंद्र नाथ रॉय उसमें से एक प्रमुख थे, बाकी 5 प्रमुख लोग थे। अधिवेशन उनका भारत में जो हुआ वो 1925 में हुआ, कानपुर में हुआ। अब राजनीतिक दल भारत में भी है, अन्य भी राजनीतिक दल है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी में से कोई भी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, वो हिस्सा इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट का है, उनकी केवल ये शाखा है। सबसे बड़ा कलुष तो यह है कि कम्युनिज्म की विचारधारा, उसमें राष्ट्र नेशन ये संकल्पना ही नहीं है। उनके लिए भारत जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रहा था, मैं था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसकी अभी कोई प्रासंगिकता नहीं रही है, उसके केवल वो एक यूनिट है। अब इसमें मजेदार बात यह है कि क्योंकि इस धरातल से कभी जुड़ी नहीं थी, इस देश को कभी अपना राष्ट्र नहीं माना, इसलिए यह कभी भी राष्ट्रीय चिंतन में कह रहा हूं मैं, थॉट प्रोसेस में रिलेवेंट नहीं रहे। लेकिन इस विचारधारा का एक वैशिष्ट्य है कि ये बेसिक फंडामेंटल जो है वो टेकिंग ओवर द स्टेट है। अलग अलग माध्यमों से राज्य व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लेना, और उस कारण से राजनीतिक शक्ति बहुत कम रहने के बाद भी, समाज में स्वीकार्यता बहुत कम रहने के बाद भी, राज्य की व्यवस्था द्वारा चलाया जाने वाला सारा बौद्धिक विमर्श जो है उसमें एक प्रभाव हमको दिखता है, खास करके 1967 के बाद। मेरे परिचय में मैं इसको ज़्यादा अंडरलाइन इसलिए भी करता हूं कि लोगों को यह समझना आवश्यक है कि सब लोग मुझे वामपंथ पर बोलने के लिए क्यों बुलाते हैं। तो मेरे परिचय में एक बात इन्होंने नहीं बताई कि मैं जेएनयू का छात्र रहा हूं। तो उस जेएनयू की जो स्थापना हुई 1969 में, 1969 में, वो भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल स्पेस में टर्निंग पॉइंट था। एक तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी पूरी विचारधारा कम्युनिस्टों को इंटेलेक्चुअली आउटसोर्स कर दी, और वहां से भारत को कैसे देखना यह तय होने लगा। तो कलुष कहां पे है? तो जमीन पे स्वीकार्यता नहीं है, पूरी तरह से लॉयल्टी जो है पहले रशिया के प्रति थी, अभी चीन के प्रति है, लेकिन फिर भी भारत के इंटेलेक्चुअल स्पेस का मेनस्ट्रीम सो कॉल्ड डिस्कोर्स ये लोग डिफाइन करते हैं। ये इस कलुष का मूल आधार है, और उस कारण से हमको राजा भोज हमारे इतिहास में उचित स्थान में नहीं दिखते हैं, असम से राजा पृथु हमको उचित स्थान में नहीं दिखते हैं,
जिन्होंने अपने उपासना पद्धति को स्टेट की उपासना पद्धति बना दिया, ऐसे अकबर हमको सेक्युलर दिखते हैं। और जिन्होंने कहा कि ये हिंदवी स्वराज्य है, इसलिए भवानी मेरी कुल देवता है, उसके प्रति निष्ठा मेरा विषय है, मेरे राज्य में किसी के साथ उपासना पद्धति के आधार पर भेद नहीं होगा, वो छत्रपति शिवाजी महाराज कम्युनल हो जाते हैं। तो ये जो सारी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में आज हमको पिछले खास करके 60 वर्षों में एक डाइकोटॉमी दिखती है, उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में 1989 के बाद, यूएसएसआर के पतन के बाद उनका एक बहुत बड़ा आधार चला गया। मतलब जेएनयू में एक जमाने में सबसे बड़ा सेंटर फॉर सोवियत यूनियन स्टडीज या बाद में सोवियत रशियन स्टडीज हुआ करता था। कितना इन्वेस्टमेंट, कितना सारा उस विचार को पोषित होने के लिए बाहर से पैसा एकेडमिकली, इंटेलेक्चुअली लाया जाता था। उन्हीं के द्वारा अन्य अन्य विश्वविद्यालयों में भी लोग अपॉइंट होते थे। सारे इंस्टीट्यूशंस, मीडिया हाउसेस, थिंक टैंक्स, इस पर एक तरीके से शिकंजा था। तो धर्मवीर जी ने जो बात कही, चाहे वो वेदशाला की हो, चाहे वो अयोध्या जजमेंट की हो, सारे आंदोलन की हो, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस्लाम ने तो आक्रमण किया, वो तो अपने डॉक्यूमेंट पर, इवन जो सो कॉल्ड कुतुब मीनार के बाहर वहां पे लिख के रखा है, कुतुबुद्दीन ने ही स्वयं, वो तो खुद लिख रहा है मैंने 27 मंदिर गिराकर ये बनाए हैं। तो वहां पे तो बिल्कुल कोई आशंका नहीं है। तो के मोहम्मद साहब ने जैसे कहा था कि द फंडामेंटल रीजन फॉर हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन इज द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। इस सारे षड्यंत्र को, सारे आक्रांताओं को व्हाइट वॉश करना, ब्रिटिशों की स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाना, ब्रिटिशों द्वारा किए गए इस राज्य व्यवस्था को भारत को अभारतीय दृष्टि से चलाने के लिए एक इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन देना, ये जो सारा दुष्कर्म स्वतंत्र भारत में हुआ है, उसका नेतृत्व इस विचारधारा ने किया है। इसलिए इस कलुष को ठीक से समझना आवश्यक है। आपने कहा कि इस विचारधारा के कलुष को हमें समझना होगा। आज पराक्रम दिवस पूरा देश मना रहा है, नेताजी की 147वीं जयंती है। ये वही वामपंथ है जिसने नेताजी को जोजो का कुत्ता कहकर गाली दी थी। नेताजी बंगाल की धरा से थे। हम बंगाल की अस्मिता की बहुत बातें सुनते हैं। क्या कारण रहा कि उसके बाद भी बंगाल को उन्होंने अपनी प्रयोगशाला बनाया और लंबे समय तक वहां शासन करते रहे? देखिए, केवल नेताजी के साथ ही ऐसा हुआ ऐसा नहीं है। नेताजी को उन्होंने ट्रेटर बोस नाम से पीपल्स डेमोक्रेसी में हेडलाइन के साथ एक ये छपा था। तोजोस डॉग नाम से एक कार्टून छपा था। फैशिस्ट बोस नाम से उनको पुकारा गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज नेताजी की लीगेसी को और किसी को क्लेम करने का अधिकार है या नहीं, उस पर वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और लोग उत्तर भी दे रहे हैं। संघ के साथ उनके संबंध थे या नहीं, क्या विचार थे, वो बात अलग है। सवाल यह है कि आपको यह पूछने का अधिकार किसने दिया? आप तो उनको हिटलर का आदमी मानते थे, लेकिन आप वो प्रश्न खड़ा करते हैं। संविधान की निर्मित में आपका योगदान क्या था? आपने तो जिस दिन संविधान स्वीकार हुआ उस दिन तो आपने कहा था कि ये बुर्जुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हमको उलट कर फेंकना है, तभी सही में क्रांति आएगी। बाबा साहब की लीगेसी को क्लेम करने का अधिकार क्या है?
जिनके बारे में आपने कहा कि वेस्ट योर वोट बट डोंट वोट फॉर मिस्टर आंबेडकर, ही इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ क्लास स्ट्रगल। उस बाबा साहब की लीगेसी आप क्लेम कर सकते हो और कोई नहीं कम कर। ये जो दोगलापन है ना बौद्धिक स्तर पर, इसमें इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। और वो इतने धीट तरीके से इसको करते हैं, और जैसे प्रशांत जी ने कहा, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल और मॉडर्न लगते हुए करते हैं कि सामने वाले को विश्वास हो जाता है। तो नेताजी के संदर्भ में आपने बंगाल को जो पूछा, इसमें दो प्रमुख कारण रहे। यह सारा जैसे हुआ था वैसे और एक महत्वपूर्ण बात हुई थी कि भारत के विभाजन पर अधिकृत रूप से सबसे पहला जो रिजोल्यूशन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पारित किया मुस्लिम लीग के बाद, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। तो मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाले और बाद में जम्मू कश्मीर के स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले, कभी पंजाब की कभी तमिलनाडु की, तो मूल विचार समझिए। फिर मैं बंगाल पर आऊंगा कि वो बंगाल में सक्सेसफुल क्यों है। मूल समस्या यह है कि भारत में तीन तरह के विचारों का हमको एक वैचारिक संघर्ष दिखता है, उसको हमको ठीक से समझना चाहिए। एक विचार जो ब्रिटिशों ने रखा और नेहरू जी की कांग्रेस ने उसको एक तरीके से आगे बढ़ाया, आज राहुल गांधी भी उसी को आगे बढ़ा रहे। क्या था विचार? कि अपने भाषण में, पहले भाषण में भी नेहरू जी ने कहा था, इंडिया इज अ नेशन इन द मेकिंग। बना क्या रहे थे? नया स्वतंत्र राज्य बना रहे थे, नए राज्य की राज्य घटना बना रहे थे। लेकिन कहा क्या उन्होंने? हम नया राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। राष्ट्र तो पहले से था, शासन कौन करता है उससे थोड़ी डिफाइन होता राष्ट्र कौन है। लेकिन उन्होंने कहा इंडिया इज अ नेशन इन द मेकिंग। क्यों? ब्रिटिशों ने भी यही कहा था, यू वर नेवर अ नेशन। हमारे कारण तो आप नेशन बने हो, हमारे कारण तो आपके मन में राष्ट्रवाद का चेतना जो है वो निर्माण हुई है। दुर्भाग्य से नेहरू जी ने उसको कंटिन्यू किया। दूसरा विचार कम्युनिस्टों का था। उन्होंने कहा इंडिया वॉज नेवर अ नेशन, इंडिया कैन नेवर बी अ नेशन, इट इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ मेनी नेशनैलिटीज। किसी ने 18 कहा, किसी ने 26 कहा, लेकिन भारत बहुत सारे राष्ट्रों का समुच्चय है। तो इसलिए उनको टुकड़े टुकड़े ये विचार उनका मूलता ही रहा है। अभी वो सबको दिखने लगा। हम तो 90 के दशक में भी देखते थे जब विद्यार्थी रूप में वहां पे थे। और तीसरा विचार जो हम देखते हैं हमारे वैदिक काल से, सारे पुराणों में, उपनिषदों में, रामायण महाभारत के चिंतन में, उनकी मूल्य व्यवस्था में, हमारी सारी भक्ति परंपरा में, चाणक्य के विचारों में, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धाओं के जीवन में भी और उनके सोच में भी, कि भारत एक सनातन राष्ट्र है। राज्य छोटे मोटे होते रहे, राजा बदलते रहे, गवर्नेंस का मॉडल चेंज होता रहा, लेकिन हिमालय भी नहीं, कैलाश से लेकर कन्याकुमारी तक इस राष्ट्र की एक सांस्कृतिक चेतना का प्रवाह निरंतर बहता रहा, जिसका नाम भारत है। उस सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित करना, उस चेतना के आधार पर स्वतंत्रता के बाद इस राष्ट्रीय जीवन को एक नई दिशा मिले, इसलिए समाज का संगठन हो, समाज में जागरण हो। इसके कारण एक वैचारिक आंदोलन जो शुरू हुआ वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो ये तीन विचारों का, इंडिया इज अ नेशन इन द मेकिंग, इंडिया वॉज नेवर अ नेशन, इंडिया कैन नेवर बी अ नेशन, एंड भारत इज अ सनातन राष्ट्र, इन तीन विचारों का यह संघर्ष है। बंगाल का जब विभाजन हुआ तो वहां पे एक बहुत बड़ा हम देखते हैं
कि जितना पश्चिम की तरफ हिंसा और बर्बरता का व्यवहार हुआ था विभाजन के बाद, उतना ही पूर्व की सीमा पर हुआ था। पंजाब की कहानियां कुछ मायने में क्यों ना हो हमको पता है, बंगाल की बहुत ज्यादा पता भी नहीं है। और बंगाल की केवल 47 में, 46 में, 48 में नहीं हुई, वो तो बाद में 50 में भी हुई, 71 तक चलती रही, 71 के बाद फिर 75 में हुई, और अब तक हम देखते हैं, क्योंकि जो इधर वाला पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान उस समय जिसको कहा जाता था, वहां पे तो परसेंटेज 48 के बाद वैसे ही बहुत कम हो गया था। जो ज्यादा संख्या थी वो पूर्व पाकिस्तान में थी और आज के बांग्लादेश में थी, आज भी है। तो वहां पे जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे, उसके बाद बहुत सारी बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी आज के उत्तरी असम और पश्चिम बंगाल में आए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदेहास्पद मृत्यु के बाद राष्ट्रीय विचारों का कोई बड़ा नेता वहां पे बचा नहीं। कांग्रेस ने लगभग मुस्लिम लीग के हाथों इन शरणार्थियों को सौंप दिया था। बिल्कुल उनके लिए कोई नीति ही नहीं थी। दिल्ली में और पंजाब में कम से कम हिंदू महासभा हो, संघ हो, बाकी सारे कांग्रेस के अंदर भी कुछ विचारक ऐसे थे जिनके दबाव में नेहरू को कुछ नीति बनानी पड़ी, रेफ्यूजी पॉलिसी बनानी पड़ी। बंगाल में वो भी नहीं थी। बहुत सारे 30-30 वर्ष तक सुंदरबन में पड़े रहे। बाद में ज्योति बसु ने उनको भी गोली मारकर निकाला। लेकिन एक बहुत बड़ा, देखिए, एक भद्रलोक था बंगाल का जिस पर ब्रिटिशों की नीतियों का एक बहुत बड़ा प्रभाव था, इंटेलेक्चुअली भी बहुत प्रभाव था। और दूसरी तरफ ये जो आया ढाका की तरफ से, जो शरणार्थी आए, उनके बीच में वहां उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ कुछ शिविरों में काम किया जिसका उनको लाभ मिला। प्रत्यक्ष उनके लिए बहुत कुछ किया ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी वो दिखाने में ये सफल रहे कि हम ही आपके साथ खड़े हैं। और इस कारण से हमको दिखता है कि लंबे समय तक, अच्छा, इसमें होता क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी जब शासन में आती है कहीं पे भी पूरे दुनिया में, तो वो अपने साथ दो चीजें जरूर लाती है। एक हिंसा और दूसरा किसी भी विरोधी विचार का दमन। जेएनयू में क्या था? वही था। त्रिपुरा में क्या था? वही था। केरल में क्या है? वही है। तो वो जो यूएसएसआर में था, जो माओ से लेकर शी जिनपिंग तक चाइना में है, जो कंबोडिया में था, वही बंगाल में था। आज ममता जी सक्सेसफुल है क्योंकि इस नीति में शी इज मोर लेफ्ट देन लेफ्ट। वो जब जमीन पे उतरी और कम्युनिस्टों के कार्यकर्ताओं को मारपीट करना शुरू किया, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जो काडर बेस्ड राज्य व्यवस्था पर नियंत्रण था वो टूट गया। तो लोकतंत्र में हिंसा का जायज उपयोग, क्योंकि लोकतंत्र में तो विश्वास ही नहीं है। विश्वास तो एकाधिकारशाही पर ही है, ऑथोरिटेरियन पर है। वो कहने के लिए पीपल्स डेमोक्रेसी कहे, पीपल्स डेमोक्रेसी यानी पार्टीज डेमोक्रेसी, पार्टीज डेमोक्रेसी यानी डिक्टेटर्स डेमोक्रेसी। जो जनरल सेक्रेटरी रहेगा उसकी सत्ता रहेगी। तो वही शासन चलता रहा। जैसे ही उसको चैलेंज करने के लिए जमीन पर कोई खड़ा रहता है तो सिस्टम, लेकिन इसमें जो एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी रहती है, पूरी इस व्यवस्था में हर जगह पर बिल्कुल क्लर्क या कांस्टेबल के लेवल से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक सबकी निष्ठा पार्टी के प्रति, जो पार्टी के साथ कैडर के रूप में निष्ठावान, वही व्यवस्था का हिस्सा रहेगा। यह जो सारा होता है, पूरी की पूरी व्यवस्था का विचारधारा के आधार पर कम्युनिस्टीकरण
उस कारण से वो लंबे समय तक ये करने में सफल होते हैं और एक भाव भी पैदा कर लेते हैं कि हमने जैसे बहुत बड़े रिफॉर्म्स कर लिए, बहुत शिक्षा में सुधार कर लिए, इस कारण से हम वहां पे। सच्चाई क्या है? 1901 में भारत के पूरे अर्थव्यवस्था में लगभग 16 से 18% का शेयर रखने वाला बंगाल, कम्युनिस्ट शासन जब गया तो वहां की पूरी इंडस्ट्री चरमरा गई। केरल में जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा रबर का उद्योग समाप्त हो गया। सारा केरल रेमिटेंस पे चल रहा है। बंगाली लिखा पढ़ा जो भी है वो सरकारी नौकरी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो बाहर चला जाता है। हेल्थ की सुविधाओं के लिए चेन्नई तक लोग जाते हैं। तो ये जो सारा है, ये हम लोगों को समझना चाहिए कि ये किस तरीके से। तो मीडिया, शिक्षा और प्रशासन, इस पर पार्टी की पकड़, इसके आधार पर एक इमेज बिल्डिंग होती है। त्रिपुरा में पिछले चुनाव में मैं गया था तो उस समय माणिक सरकार का बहुत दबदबा था, बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में था, बहुत सादगी वाले मुख्यमंत्री के रूप में था। कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में जाते थे तो रेल से जाते थे और चप्पल पहन के जाते थे। वहां पे जाकर देखा तो भाई साहब का 34 कमरों का घर है। पहले ऐसे एक मुख्यमंत्री है कि जिनका चार्टर्ड खुद का हेलीकॉप्टर है, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से बाहर 7 किलोमीटर जाने के बाद कहीं पे रास्तों का नामो निशान नहीं, तो उनको कहीं पे भी जाना है तो चार्टर्ड हेलीकॉप्टर में जाना है। बाहर जब कम्युनिस्ट पार्टी के किसी भी अधिवेशन में जाएंगे तो स्लीपर पहन के जाएंगे और रेल से जाएंगे। जब ये एक्सपोज होने लगा तो माणिक सरकार गिर पड़े। तो ये जो उनका तंत्र चलाने की कला है, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या क्या है जो बहुत बार हम समझते नहीं है भारतीय लोग, कि ये जो सारी व्यवस्था है, चाहे कानून हो चाहे राज्य का तंत्र हो, ये ब्रिटिशों द्वारा निर्मित है। उस ब्रिटिशों के विचारों पर नेहरू जी ने इसको जैसे चलाया उसी लगभग कंटिन्यूएशन में चलाया, और उसको चलाने की मास्टरी फिर हासिल की कम्युनिस्टों ने। इस राष्ट्र की चेतना के साथ वो नहीं चलता है। दिल्ली से केंद्रीकृत शासन, ये भारत का स्वभाव नहीं था। भारत का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन आप देखेंगे तो उसका मूल आधार क्या था? आप कानून करते रहो, हम नहीं मानेंगे। सारे आंदोलन इसी पर चले 1810 से लेकर 1947 तक। आप नमक पर टैक्स लगाओ, हम नहीं पे करेंगे। आप हाउस टैक्स लगाओ, हम पे नहीं करेंगे। आप जो भी कानून लाते हो हम नहीं मानेंगे। 47 के बाद अचानक आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, वो जो सारे कानून थे ना वो सही थे, आज आपको मानने पड़ेंगे। क्यों? हम स्वतंत्र हो गए। तो और फिर बाद में ये मानसिकता बने, भारत का जो लिखा पढ़ा नहीं है वो तो कानून नहीं मानता, लिखा पढ़ा मान लेता है क्योंकि उसका मानसिकता गुलामी की है। तो ये जो सारी समस्या आई है बुद्धि भ्रम की, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, और बंगाल उसका क्लासिक मॉडल है। बंगाल का पूरा पॉलिटिकल ग्राउंड जो है वो वायलेंस, दमन, भ्रष्टाचार, इसके कारण लेफ्ट के वो लेफ्ट का मॉडल है, शिफ्ट हो गया है। कहां पे इंटेलेक्चुअल स्पेस है? मीडिया में आज कोई बोल के दिखाए, उस समय ज्योति बसु के विरोध में नहीं लिख सकता था, आज ममता बनर्जी के विरोध में नहीं लिख सकता है। चुनाव लड़ने की हिम्मत करने वाले लोगों को, केवल लोगों को ने, उनके घर वालों को, उनकी घर की महिलाओं को तक अत्याचार सहने पड़ रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और कोई उसके लिए इंटेलेक्चुअल उफ भी नहीं है। तो ये जो है ना, ये उस विचारधारा की खासियत है कि हिंसा का प्रयोग करेंगे लेकिन भाषा लोकतंत्र की करेंगे। पूरी तरह से भ्रष्ट और पैरेलल टैक्स कलेक्शन की सिस्टम के आधार पर पार्टी के कॉफर्स भरेंगे,
लेकिन बात जो है वो समानता की करेंगे, सादगी की करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि उन्होंने उसको बंगाल को एक क्लासिक, जिसको लेबोरेटरी कह सकते हैं, उस रूप में क्रिएट किया। उसके लिए उन्होंने उपयोग जो किया वो बांग्लादेश से, उस समय के पूर्व पाकिस्तान से हुए जो हिंदुओं का एक तरह से फोर्स्ड माइग्रेशन हुआ था, उसका फायदा उन्होंने उठाया। प्रफुल्ल जी, आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में वाम हिंसा करता था। जब टीएमसी वहां आ रही थी या उसके शुरुआती समय था, तो उसने वाम पर हिंसा का उन्हीं का प्रयोग किया, तो वो सत्ता में आई। हम देखते हैं कि केरला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालयों पर स्वयंसेवकों पर हमले, बम फेंकना, गोली चलाना, ये बहुत आम बात हो गई है। जबकि केरल में कोरोना काल के पहले तक का मुझे आंकड़ा पता है कि शायद देश की सबसे ज़्यादा शाखाएं केरल में लगती थी। क्या केरल, बंगाल जैसे राज्य जो वाम विचारधारा की प्रयोगशालाएं बन चुके हैं, उनकी नियति ही हिंसा है या इसमें कभी बदलाव आएगा? क्योंकि अगर बदलाव आया भी तो टीएमसी भी तो वही कर रही है, उसी की तरह हिंसा कर रही है, उसी की तरह गुंडागर्दी कर रही है। तो वहां आदमी और लोकतंत्र का क्या? देखिए, इसमें मैं और एक आयाम जोड़ूंगा। हम देखते हैं, चाहे बंगाल में आपने देखा होगा 46 में, 42 में या उससे पहले भी, मुस्लिम लीग का हो, सोहरावर्दी का हो, तो एक बहुत बड़ा हिंसा का बैकग्राउंड रहा था। बहुत सारे बंगाल के चिंतक भी ब्रिटिशों के शासन को एक बहुत बड़ा गॉड्स ग्रेस कहते हैं। इसका कारण यह है कि इस्लाम के हिंसा से मुक्ति ये उनको ब्रिटिश शासन में दिखती है। तो इसमें केवल कम्युनिस्ट विचारधारा नहीं है, इसमें और एक तड़का है। वो तड़का डेमोग्राफी का है। बंगाल में और केरल में आप दोनों स्थानों पर देखेंगे तो यहां पे कम्युनिस्टों की विचारधारा और ग्राउंड पर इस्लामिक कट्टरपंथ का जनसंख्या के आधार पर विस्तार। 2019 से पहले आप देखेंगे तो ये कम्युनिस्टों के कार्यकर्ताओं द्वारा जो हिंसा होती थी, वो अचानक हम देखते हैं 2019, 18-19 के बाद पीएफआई के द्वारा बढ़ गई। वो सारे कम्युनिस्टों के काडर बन गए 16-17 के बाद। आज कोई कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसा डिस्ट्रिक्ट यूनिट नहीं है केरल में जहां पे पीएफआई ने या इस्लामिक कट्टरपंथी विचारों के लोगों ने घुसपैठ नहीं की। तो इसके कारण, क्योंकि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ये एक तरीके से हिंदू विचारों की नहीं, लेकिन हिंदू जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी थी। कांग्रेस ये डेमोग्राफिकली सीरियन क्रिश्चियंस, अदर क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस और मुस्लिम लीग, इनके अलायंस के साथ यूडीएफ काम करता था। आज क्या हो गया है, वहां पे एलडीएफ के नाम पर एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हुआ है। नेतृत्व हिंदुओं के पास है, लेकिन कम्युनिस्ट काडर जो है, जो हिंसा में सहभागी लेता है, वो कट्टरपंथी इस्लामिक है। यह कॉन्ट्रडिक्शन ही उनके पतन का कारण बनेगा। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ और एक अच्छी बात यह है, किसी भी पूरे दुनिया भर में, कि एक किसी व्यक्ति का कम्युनिज्म दूसरे व्यक्ति के साथ मेल नहीं खाता। क्या है कि वो भी एक किताबी विचारधारा है। तो इसलिए मार्क्स का कम्युनिज्म फॉलो करना, लेनिन का फॉलो करना, स्टालिन का फॉलो करना या माओ का फॉलो करना, और उसने बताया तो उसके बाहर कौन है, जिसको मार्क्सिज्म की भाषा में रिविजनिस्ट कहा जाता है। तो रिविजनिस्ट फोर्सेस कौन है और रिवोल्यूशनरी फोर्सेस कौन है, इसके बारे में कम्युनिज्म में हमेशा से संघर्ष रहा है। हम में से हमको यह जानकर खुशी होगी कि भारत में जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड 28 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। कोई अपने आप को सीपीआई कहता है, कोई सीपीआई एम कहता है, कोई सीपीआई माओइस्ट कहता है, कोई सीपीआई माओइस्ट लेनिनिस्ट कहता है, कोई सिर्फ लेनिनिस्ट कहता है, कोई रिवोल्यूशनरी कहता है, कोई सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी कहता है। 28 पार्टियां हैं, सब अपने आप को कम्युनिस्ट कहती है, लेकिन किसी का कम्युनिज्म एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता।
जिस नक्सलवाद के नाम पर यह सारा शुरू हुआ था, वो चारू मुजुमदार और कान्हू सन्याल भी नक्सलवादी आंदोलन में कुछ सालों के बाद एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए। तो ये खासियत है उनकी, क्योंकि वो कि कोई भी विचारधारा जो बंदिस्त होती है, किताब के आधार पर, एक व्यक्ति के नाम पर चलती है, उसमें मतभेद की गुंजाइश नहीं होती। भिन्न विचारों को एयर करने का स्वतंत्रता ही नहीं होती। आज कोई कहता है कि कम्युनिज्म है, अरे कम्युनिज्म नाम की कोई विचारधारा ही बची नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत था वो रशिया यूएसएसआर के बाद खत्म है। एक माओइज्म था, आज शी जिनपिंगिज्म है। जो व्यक्ति रहेगा उसके नाम से वो इज्म होगा, वो जो कहेगा वही कम्युनिज्म है। स्टैलिनिज्म था, लेनिनिज्म था, पॉलपोटिज्म था। तो पहले तो हमको यह समझना चाहिए, एक बहुत अच्छा नॉवेल है, जॉर्ज ऑरवेल नाम का एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हो गया, एनिमल फार्म नाम से उसने एक लिखा है। तो उसकी शुरुआत ही होती है वो एनिमल फार्म की, कि सारे जानवर जो है वो एक फार्म में रहते हैं, जो मनुष्य है वो उस फार्म को कंट्रोल करता है और एक दिन तय करते हैं कि इसके विरोध में जो है वो क्रांति करेंगे। और उस क्रांति के नाम पर वो घोषणा देते हैं ऑल एनिमल्स आर इक्वल। उसका नेतृत्व जो आता है वो सुअर सबसे शक्तिशाली होता है, उसके पास आता है। जैसे ही क्रांति होती है मनुष्य को वहां से खदेड़ फेंकते हैं। तो ये जिस दिन ये होता है उसी दिन घोषणा देता है ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। तो अल्टीमेटली समता की विचार के नाम पर ये जो सब करते हैं वो बेसिकली पार्टी की डिक्टेटरशिप और उस पार्टी का नेतृत्व करने वाला जो जनरल सेक्रेटरी है उसकी डिक्टेटरशिप के नाम पर होता है। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा विचारों का, लेकिन इसका इंटेलेक्चुअल जार्गनिंग जिसको कहते हैं उनकी भाषा में, जो सारे शब्द हम प्रयोग में लाते हैं आज चर्चा में, वैचारिक, इसमें मानवाधिकार, जेंडर जस्टिस, महिलाओं के संबंध में ये नहीं बोलना भारतीय महिलाओं की समस्या, ये नहीं कहना। क्या कहना? नारी मुक्ति, और उसके आधार पर क्या है तो लैंगिक न्याय का प्रश्न है। किसकी भाषा है ये? कम्युनिज्म की भाषा। हम भाषा क्या करते हैं? सोशल जस्टिस, हिंसा पर काम करने वाला। देखिए इन्होंने कुछ थियरीज गढ़ी और उसके आधार पर समाज में विमर्श प्रस्थापित किया। उस विमर्श के क्या बिंदु है? तो कुल मिलाकर आपको यह दिखेगा कि इस्लाम जो है वो रिलीजन ऑफ पीस है, रिलीजन ऑफ इक्वालिटी है। मतलब जिस उपासना पद्धति की स्थापना करने वाले व्यक्ति के मृत्यु पर भी हिंसा हुई, वो रिलीजन ऑफ पीस बन गया। फिर दूसरा, क्रिश्चियनिटी इज रिलीजन ऑफ सर्विस एंड कंपैशन, सेवा और सद्भावना। कम्युनिज्म इज एन आइडियोलॉजी ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। हिंदू इज इक्वल टू ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। तो जब जिसमें भी हिंदू आएगा वो ब्राह्मणवादी है, वो विषमता का समर्थक है, महिला विरोधी है। हिंदू है तो इज्म है, इस्लामिज्म नहीं है, क्रिश्चियनिज्म नहीं है। हिंदू है तो इज्म है, बुद्ध है तो इज्म है। तो तुम इज्म हो, तुम बंधे हुए हो, हम मुक्त है, हम सेवा का काम करने वाले हैं, हम शांति का काम करने वाले। ये जो इंटेलेक्चुअली इन संकल्पनाओं का एक महत्व है और उन्हीं के टर्म्स पर आज हम चर्चा करते हैं। तो हमको ये सारा बदलना है। तो एक जैसे जमीन की ताकत होती है, जमीन की लड़ाई वो भारत में नहीं जीत सकते, वो उनको भी पता है।
कहीं पे भी नहीं जीते हैं जमीन की लड़ाई। ताकत के बल पर सत्ता बना लेना अलग बात है, लोकतंत्र पर विश्वास ना रखते हुए भी लोकतंत्र को मैनिपुलेट करते हुए शासन कर लेना अलग बात है, संस्थाओं में कांग्रेस के भरोसे घुस जाना अलग बात है। लेकिन इस समाज में कभी भी कम्युनिज्म के विचारधारा की, जो आज नक्सलवाद के नाम पर छत्तीसगढ़ में बंदूक लेकर खड़ा है, ऐसा जनजाति का व्यक्ति भी हो तो उसको पूछिए आप किस लिए खड़े हो, तो वो कहेगा नहीं, इसने मेरा शोषण किया था, ये मेरा पैसा लेकर गया था, इस व्यवस्था में मेरी जमीन ऐसी गई, हमारे जंगलों के अधिकार ऐसे गए। उसको पूछो हाँ भाई ये ठीक है, लेकिन माओ कौन था, वो कहेगा कौन माओ, लेकिन पार्टी माओवाइज्म, माओवादी है। उसको माओ भी पता नहीं है, उसको मार्क्स भी पता नहीं है, उसको लेनिन भी पता नहीं है, उसको पता है दादा और मामा। इस दादा और मामा ने एक पर्यायी शोषण की व्यवस्था खड़ी करके रखी है, पैसा इकट्ठा करने की एक भ्रष्ट व्यवस्था खड़ी करके रखी है। इनको विकास की धारा से अंग्रेजों ने जो किया था उसको कंटिन्यूएशन में दूर रखने का प्रयास किया है, एक मुख्य समाज से आइसोलेट करने का प्रयास किया है। उन तक रास्ते नहीं पहुंचने देते, स्कूल नहीं पहुंचने देते, टेलीकॉम के टावर्स नहीं पहुंचने देते, और फिर कहते हैं कि आपके शोषण के कारण ये पिछड़े हैं। तो ये जो एक बौद्धिक भ्रमजाल है जो भारत के इंटेलेक्चुअल स्पेस को भारत के स्वतंत्रता के बाद दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा व्याप्त किया, और मैंने जैसे कहा कि 67 और 69 के बाद यह सबसे ज्यादा हुआ है, ये हमको आंखें खोलकर देखने की बात है कि जमीन पर तो कोई कम्युनिज्म जानता नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअली जो बोलता है सारा उन्हीं की भाषा में बोलता है। जिन संदर्भों में बोला जाता है भारत के समाज के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, वो सारा का सारा उन्हीं के पैरामीटर्स पर है। ये पैरामीटर्स तोड़ना ये इंटेलेक्चुअल बड़ा चैलेंज है। जमीन की लड़ाई में तो लोगों ने ही कम्युनिस्टों को हरा दिया है, लड़ाई तो बची है। ऐसे मैं इस आयोजन को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, बल्कि आज सुबह आने के बाद सबसे पहले मैंने मेरे सोशल मीडिया पोस्ट में यही कहा कि दिल्ली में टाइम्स लिट फेस्ट या जयपुर में लिट फेस्ट, इस नाम पर अंग्रेजी में एलिट लिट फेस्ट जो होते थे, भारत के लिट फेस्ट के चरित्र में भी बड़ा परिवर्तन आया है। अभी सूरत में एक लिट फेस्ट हुआ, नर्मदा का यह मंथन हो रहा है, आने वाले समय में मंगलोर में होने जा रहा है, एक शिमला में हो रहा है। भारत को भारतीय भाषाओं में भारत के समाज के विमर्श के मुद्दों पर यह आयोजन होने लगे हैं। यह भारत की सनातन विचार की बहुत बड़ी विजय है। ये जिस दिन विश्वविद्यालयों में, राज्य की व्यवस्थाओं में जो भी परिभाषा चलती है, जो भी चिंतन चलता है, उसमें प्रस्थापित हो जाए तो इनको रशिया और चीन जाने का तो मौका नहीं है, क्योंकि वहां पे भी मार देंगे इसको। तो अपने रूट्स के साथ इनको कनेक्ट होना ही पड़ेगा। आपने रूट्स के साथ कनेक्ट होने की बात की। वामपंथ ने पूरी दुनिया में इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो जब भारत में आए तो इस्लाम की गोद में बैठ गए। कई दशकों तक ऐसा चलता रहा। अभी एक नया ट्रेंड आया है, आप इसको राजनीति प्रेरित कहें या हिंदू समाज को तोड़ने के लिए कहें, हिंदुओं में भी नव बौद्ध बना रहे हैं जो ना तो अंबेडकर की शिक्षाओं को मानते हैं ना बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं। और इसके पीछे भी यही एक इंटेलेक्चुअल वर्ग है जो चाहता ही नहीं कि हिंदू समता मूलक बने। अब ये ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा है। मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश में तो 9-9 साल के बच्चे को नवबौद्ध बना दिया, जबकि उसको पता भी नहीं है। ये स्थिति आप इसको कैसे देखते हैं, और यदि यह विस्फोटक होती है आगे चल के, तो फिर हिंदू समाज की एकजुटता का क्या? मैं तो पहले तो आपका जो जहां से आपने शुरू किया, मैं इसको कतई नहीं मानता कि यह केवल भारत में हुआ। चीन का अपवाद छोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व भर में एक तो कम्युनिज्म इस्लाम की गोद में बैठा है या इस्लाम कम्युनिज्म की गोद में बैठा है। जहां वो कमजोर वहां वो।
क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल टैक्टिकल अलाइज है, नेचुरल भी है, बहुत ही प्राकृतिक है, और एक तरह से टैक्टिकल अलाइज है। इनका जो गठबंधन है वो एक कॉमन शत्रु को लेकर बनना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इस्लामिज्म जो है, इस्लाम का कट्टरवादी सोच जो है, वो हिंसा पर है, वामपंथ हिंसा पर है। वो भी एक किताब को मानते हैं, ये भी एक किताब को मानते हैं, ये भी किसी ना किसी एक प्रेषित को मानते हैं, वो भी किसी ना किसी एक प्रेषित को मानते हैं। तो बाकी सब तो उनके लिए पैगन है। ये ईश्वर को नहीं मानते, ये फॉर्मलेस ही केवल मानते हैं, इसके सिवा कोई किसी को मानेंगे ही नहीं। तो इसलिए टैक्टिकली किसी के विरोध में अलायंस करना है। आप देखना, भारत के शुरू के सारा कॉमिंटन में पहली जो कॉमिंटन हुई जिसमें खिलाफत का प्रस्ताव पारित हुआ, भारत में नहीं हुआ, जर्मनी में। कौन थे? बारी ब्रदर्स थे। कौन थे ये? अब्दुल बारी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में फिल्मों की बात की प्रशांत जी ने अपने सत्र में। कौन थे? पूरी की पूरी बॉम्बे टॉकीज निकाल के देख लीजिए। कैफी आजमी से लेकर जावेद अख्तर तक अपने आप को एथीस्ट कहने वाले मुस्लिम थे, अपने आप को कम्युनिस्ट कहने वाले मुस्लिम थे, जिन्होंने 786 का तो उदात्तीकरण किया। बच्चन साहब शिव को गालियां देने के लिए फ्री थे, देवी को क्वेश्चन करने के लिए फ्री थे। विश्वास मेरा उस पर नहीं है, लेकिन कोई मुझे 7 का बता देता है तो 786 पे तो मैं विश्वास कर लूंगा। शोले में कहीं पे भी लाइट नहीं है, लेकिन पूरे गांव में एक मुसलमान होने के बाद भी मस्जिद है और उसकी भी हत्या हो जाती है तो अजान हो जाती है। लाइट नहीं है, अजान कहां से हो गई भाई? लेकिन जावेद अख्तर के लिए वो कन्वीनियंट था, एथीस्ट होते हुए भी करना। और बोल के क्या जाता है? राम सिंह को बोल के जाता है, भाई समझते हो किसी के लिए भी सबसे बड़ा दुख क्या होता है? एक अंगल साहब, अनदर बिग कम्युनिस्ट पार्टी कार्ड होल्डर, क्या कह के जाते हैं? सबसे बड़ा दुख क्या होता है किसी भी इंसान के जीवन में? अपने बेटे का जनाजा कंधे पर उठाना। मैं उसके लिए तैयार हूं और तुम भाग रहे हो। अपना ईमान पक्का रखो। उतने में अजान होती है, मेरे नमाज का वक्त हो गया। बेटा मर गया, नमाज पढ़ने जा रहा है, अजान का वक्त हो गया, मेरा ईमान पक्का है, मैं गांव के लिए लड़ने को तैयार हूं। भाग कौन रहा है? राम सिंह। किसने लिखे थे डायलॉग? जावेद अख्तर ने, सलीम जावेद ने, केवल जावेद अख्तर ने नहीं। किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। तो इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। मैं जब दादा साहब फाल्के का चरित्र पढ़ रहा था और उनके पोते से मिलने के लिए गया, 2013 में भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष हुए, मैं दंग रह गया। 129 फिल्में बनी है, उसमें से 108 फिल्में रामायण महाभारत पुराण पे है, और ये कहकर बनाते हैं कि मेरा समाज केवल जीसस की और बाइबल की फिल्में क्यों देखे, मैं वहां जाकर फिल्में क्यों बनाऊं। मेरे पास तो बताने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं, मैं अपनी कहानियों पर फिल्में बनाऊंगा। दादा साहब फाल्के उसके लिए सिनेमा शुरू करते हैं। पहली फिल्म बनाते हैं तो राजा हरिश्चंद्र बनाते हैं, पहली टॉकी मूवी बनाते हैं तो अयोध्या राजा बनाते हैं। बननी वो पहले शुरू होती है, दुर्भाग्य से दादा साहब की उस बीच में मृत्यु हो जाती है। और आज भी हम यूपीएससी में पढ़ते हैं, पहली मूवी कौन सी बनी? टॉकी, तो आलम आरा। अरे उससे पहले तो बॉम्बे टॉकीज आने से पहले तो मराठी टॉकीज पूरी बन गई थी, बंगाली बन गई थी, तेलुगु बन गई थी, तमिल बन गई थी, असमी बन गई थी। उसका इतिहास कोई नहीं पढ़ता। भारतीय सिनेमा माने बॉलीवुड। और आज जब इसके विरोध में जब समाज जागृत हो गया और बॉयकॉट बॉलीवुड कहने लगा, तो कहते कि इंटॉलरेंट हो गए हो, भारत रहने के काबिल नहीं रहा। अब भैया इसी भारत के भरोसे इतने बड़े हो गए आज तक। तो ये जो समस्या है, ये आज समाज रिएक्ट करने लगा है इनकी हिपोक्रेसी के विरुद्ध में। हमेशा से भीमा कोरेगांव का उदाहरण दिया, किसी के सेंटिमेंट्स, किसी का बाहुबल,
किसी का पैसा तेल डालने वाले ये दलित सेंटिमेंट्स है। सारा का सारा पैसे का खेल जो है वो एफसीआरए और मिशनरीज के थ्रू चलता है। जहां आवश्यकता है वहां पे रास्ता रोकने के लिए कट्टरपंथी इस्लाम की ताकत खड़ी हो जाती है। लेकिन धरने पर बैठने वाले और उसके पीछे वैचारिक आधार देने वाले सब जगह यही होते हैं। कभी माओवाद के नाम पर होंगे, कभी और किसी नाम पर होंगे। यह षड्यंत्र भारत का समाज, हिंदू समाज जितने जल्दी देखे, समझे, एक्सपोज करे, सही स्थान पर उसके ओरिजिन में ही डिप इन द बड कहते हैं इंग्लिश में, जैसे उसी स्थान पर उसको खत्म करे। होता क्या है कि ये चलाते हैं पहले अंग्रेजी में। देखिए 92 का जैसे आपको ये केवल बौद्ध को लेकर लगता है, वहां पे वो मिशनरी का प्रयोग कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी पुरानी है। राम जन्मभूमि का आंदोलन चला। राम जन्मभूमि के आंदोलन में अयोध्या का विषय जब पूरे समाज को जोड़ने वाला विषय बन गया, अपने इतिहास के तथ्यों को लेकर हिंदू समाज खड़ा हो गया, तो इन्होंने अलग अलग रामायण निकालकर, ये अभी जो तुलसी रामायण पर हो रहा है, रामचरितमानस पर, यह नया नहीं है। इसकी थ्योरी पहले रची जाती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जेएनयू में, फिर वो कभी बालीवत पर शुरू होती है, कभी शंभुकवत पर शुरू होती है, फिर सीता त्याग पर शुरू होती है, फिर रावण की वध पर शुरू होती है। फिर कहते हैं भाई आप लोग तो कहते हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, मैं यहां पे युवा बैठे हुए हैं, उनको मैं यदि ये चारों कहानियां बताऊं और फिर उनको कहूं कि भाई शंभुक तो अनुसूचित जाति का था तो राम तो एंटी एससी थे, बाली तो ट्राइबल था तो एंटी एसटी थे, सीता का भी त्याग कर दिया तो एंटी वुमन थे, रावण का वध कर दिया तो एंटी ब्राह्मण थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहां से हुए? इसमें से 4 लोग ऐसा प्रश्न खड़ा करने वाला मैंने खड़े कर दिए तो मेरा काम हो गया। यह बेसिकली ग्रामशी का विचार है। हम अभी मार्क्स में फंसे हुए हैं, हमको निकलना है। मार्क्स का मार्क्सिज्म कम्युनिज्म खत्म हो गया। यूएसएसआर गिरने के बाद आज उसके नाम पर वो भी अपनी रणनीति नहीं बनाते। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ये थ्योरी खत्म हो गई। किसी भी यूनियन के आंदोलन पर आज उनकी राजनीति नहीं चल रही है। उनकी राजनीति किस पर चल रही है? तो ग्रामशी और माओ की कल्चरल रिवोल्यूशन की थ्योरी पर चल रही। सांस्कृतिक क्रांति, वैचारिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में ऐसे प्रश्न खड़े करना जो समाज में भ्रम पैदा करे, और जिस सांस्कृतिक विभाजन की या भेद पैदा करने की चर्चा प्रशांत जी के साथ हो रही थी, उसके मूल में ग्रामशी की हेजिमनी एंड कल्चरल रिवोल्यूशन की थ्योरी है, जिसको एक्चुअल में लाने का प्रयास माओ ने किया। आप जो प्रस्थापित सर्वस्वीकृत एक संस्कृति है उसके विरोध में लड़ नहीं सकते, तो क्या करो? तो इस संस्कृति को प्रश्न करने वाले भ्रमित ऐसे 4 युवा अलग अलग गुटों से खड़े कर दो जो इस पर बार बार प्रश्न खड़े करे। वो एक दिन ऐसी वीक होती जाएगी धीरे धीरे कि आपको क्रांति का मौका मिलेगा। माओ कहता है अनार्की इज द प्री कंडीशन फॉर रिवोल्यूशन। उस अनार्की की तरफ समाज को ले जाना, समाज को ऐसी आइडेंटिटीज में विभाजित करना जिसको अपनी ही संस्कृति पर उसको शर्म आने लगे, वो प्रश्न खड़े करने लगे, अपने पूर्वजों को मूर्ख समझने लगे, उनको कुछ भी नहीं पता था, वो तो सारे शोषण की व्यवस्था पर आधारित समाज व्यवस्था चलाते। ये इस मानसिकता में उसको ले जाए ताकि इस समाज में अराजकता का माहौल हो, इस पार्लियामेंट पर का विश्वास उठ जाए, इलेक्शन कमीशन का उठ जाए, न्याय व्यवस्था का उठ जाए, आर्मी पर से विश्वास उठ जाए, अराजकता का माहौल हो, ताकि हम अंततः जो चाहते हैं उस क्रांति के रास्ते हम इस समाज को ले जाए। ऐसा एक भव्य प्रयोग हुआ था, जैसे पूरे विश्व भर में हुए थे। कहीं पे वायलेट रिवॉल्यूशन के नाम पर हुआ था, अरबस्तान में बहुत सारी ऐसी क्रांतियां हुई। वैसे ही भारत में भी एक प्रयोग करने का प्रयास हुआ एंटी करप्शन मूवमेंट के नाम पर। बहुत बार हमको यह समझ में नहीं आता है कि यह आम आदमी पार्टी नाम का है क्या ये चीज। तो ये जिसको न्यू लेफ्ट कहा जाता है, उसका एक कॉग्लोमरेशन
एक क्लासिक मॉडल के रूप में खड़ा रहा है, जहां पे पीछे एक एनजीओस का बहुत बड़ी ताकत है, इंटरनेशनल फोर्सेस का आशीर्वाद है, एक लूज है, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी डायरेक्ट लेकर नहीं चलता है, लेकिन ये कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम पर सबसे पहला प्रश्न क्या था? भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लोकपाल लाना है, वो तो लाया नहीं, उसके बारे में अभी बोलते भी नहीं, लेकिन उसके आगे क्या था? ये सारी व्यवस्था बदल देनी है। कोई राजनीतिक दल, कोई राजनेता विश्वास के काबिल नहीं है, इनको सबको उखाड़ के फेंक दो। ये जो मानसिकता है, इसको आगे बढ़ा, इस नियो लेफ्ट का आधार है, और उसके पीछे ग्रामशी। हमने इस क्षेत्र में भी बहुत ऐसे समाज के टुकड़े करने के प्रयास देखे। वो कैंपस से किसी छोटी सी क्लासरूम से शुरू होते हैं, एक आधे पीएचडी थीसिस से शुरू होते हैं, उसके नाम पर 4 और लेख लिखे जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं कोट किया जाता है, और उसके आधार पर एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। एलजीबीटी, अब भैया ठीक है, आपकी चॉइस से कह रहे हो ना, तो आपके पास रहने दो। भारत में विवाह संस्था नाम की एक संस्था है। आप अपने आप को गे समझते हो, लेस्बियन समझते हो, आपका प्रश्न है। समाज ने आपको तो मारने के लिए तो नहीं आ रहा है, चर्च की तरह या इस्लामिज्म की तरह। लेकिन आप कहोगे कि नहीं, हमको सेम सेक्स मैरिज चाहिए, हमको एडॉप्शन के राइट्स चाहिए। भैया आपका मैरिज पर ही विश्वास नहीं, आप इसको मैरिज क्यों कहते हो? आपका तो मैरिज इंस्टीट्यूशन पर विश्वास नहीं है ना। आपको मैरिज इंस्टीट्यूशन नहीं चाहिए, सेम सेक्स रिलेशनशिप, आप इसको कहना मैरिज क्यों है आपको मैं गे हूं, ठीक है, गे मैरिज क्या होता है? आपको मैरिज इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए बच्चे नहीं हो सकते, तो आपको एडॉप्शन क्यों करना है? आप चाइल्ड राइट्स का इश्यू क्यों नहीं बनाते उसको? क्या उस बच्चे का अधिकार नहीं है, मां बाप दोनों मिले उसको? उन चाइल्ड राइट्स का क्या होगा? लेकिन एक सेक्सुअल रिलेशनशिप के आधार पर एक आइडेंटिटी खड़ी करना, समाज में भ्रम पैदा करना, एक आंदोलन खड़ा करना, क्या है? रेनबो रिवॉल्यूशन। कहां का रेनबो रिवॉल्यूशन भाई? लेकिन इसमें युवा खास करके जो क्रांति के, समानता के विचार में, तो वो बहुत जल्दी इसके प्रति आकर्षित होता है। मुक्ति का विचार है, समानता का विचार है, सारे बंधन तोड़ने का विचार है, सब नकारने का विचार है। 10वीं 12वीं में तो सबको ही लगता है, अपने माँ बाप भी मूर्ख लगते हैं, टीचर भी मूर्ख लगने लगते हैं, नए नए सिंह आने लगते हैं, तो ऐसे में ऐसा कोई बताने लगता है तो बड़ा आकर्षण लगता है। तो ये समस्या है, नव बौद्ध समस्या नहीं है, सिख समस्या नहीं, इस्लाम समस्या, कुछ नहीं समस्या है, सबको अपने रूट्स पता है। युवा वर्ग जो है इस आइडेंटिटी क्रिएशन के भ्रम में फंस रहा है। वहां पे पैसा कोई लगाने वाला है, शक्ति कोई लगाने वाला है, अलग अलग हथियार यूज करने वाला कोई है, लेकिन उसका वैचारिक नेतृत्व करने वाला कम्युनिज्म का कोई ना कोई शेड है। ये हमारे युवा वर्ग को समझना होगा। जिस दिन हिंदू समाज इसको समझने लगेगा, उनकी पॉलिटिकल दुकानदारी खत्म हो गई है, इंटेलेक्चुअल भी खत्म हो जाएगी। ये मेरा अंतिम प्रश्न है। इंटेलेक्चुअल दुकानदारी एक बहुत बड़ा वर्ग है, सोशल मीडिया पर भी है, समाज में भी है, कॉलेजेस के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, जिनका ये मानना है कि 8 साल मोदी सरकार के बाद भी इंस्टीट्यूशंस पर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर, लिटरेचर के इंस्टीट्यूशंस पर एक वही खास मानसिक विचारधारा के लोगों का कब्जा है। आज हम यहाँ धार में बैठे हैं, इसी समय भारत भवन भोपाल में एक कार्यक्रम चल रहा है जहाँ एलजीबीटी और बाकी सारी मुद्दों पर चर्चा हो रही है। क्या लाल फीता शाही इसमें बहुत बड़ी रुकावट है इसको हटाने में? देखिए, लाल फीताशाही और लाल आतंकवाद हाथ में हाथ डालकर बढ़े हैं। रेड टेररिज्म एंड रेड टेपिज्म, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू रहे। लेकिन उससे भी बड़ी बात हमको जो समझनी चाहिए वो अलग है। बात यह है कि 1798 से डिस्ट्रिक्ट वाइज
गैजेटियर्स लिखना ब्रिटिशों ने शुरू किया। हमारे समाज का अध्ययन करना, हमको जाति में हमारी अलग अलग व्यवस्थाओं को समझना, क्योंकि उनको यह ध्यान में आया कि इस समाज की कोई विशेषता है। बहुत बार हम इसको समझते नहीं हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। अभी आज प्रशांत जी ने उसको रखा, मैं थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से बता रहा हूं आपको कि आप एक बार कभी इतिहास के पन्नों से ज्योग्राफी देखना शुरू कीजिए। जानबूझकर मैं कह रहा हूं, खास करके युवाओं को, इतिहास के पन्नों से ज्योग्राफी देखना शुरू कीजिए और वहां से शुरू कीजिए। कनाडा के कोने से लेकर यहां पे ऑस्ट्रेलिया के कोने तक आइए और देखिए कि इस्लामिज्म और क्रिश्चियनिज्म या चर्चिज्म कहां कहां कब कब पहुंचा और कितने दिन में, कितने वर्षों में वहां की स्थानिक सभ्यता को समाप्त कर दिया। इसका एक टाइमलाइन बनाइए तो आपको यह दिखेगा कि ऑन एन एवरेज 25 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 80 वर्ष तक वहां की स्थानिक सभ्यताएं समाप्त हो गई। 1498 में पोर्तुगीज आए थे और 1961 में गोवा छोड़कर गए। इतना लंबा समय किसी भी देश पर किसी भी यूरोपीय सत्ता की गुलामी नहीं रही। अमेरिका में 1494 में कोलंबस पहुंचा था, 1776 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया। 50 जो यूरोपियन कॉलोनीज थी उनके आधार पर आज इंडिजिनस वहां के रेड इंडियंस जितने थे आज म्यूजियम में दिखाने पड़ते हैं। भारत में ऐसी क्या विशेषता थी, भारतीय समाज में, भारत की संस्कृति में ऐसी क्या ताकत थी कि जो सबसे ब्रूटल माने जाते थे पोर्तुगीज, उनके इतना समय रहने के बाद भी ना भारत पूरी तरह से क्रिश्चियन हुआ, ना भारत की सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हुई। तो ये कम्युनिस्ट तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो हुआ, इसमें एक बहुत बड़ी बात हुई कि वैचारिक दृष्टि से हमारी एक गुलामी की प्रोसेस उन्होंने शुरू की। 1798 से उन्होंने जो गैजेट्स लिखने शुरू किए, 1835-36 आते आते नई एजुकेशन पॉलिसी लाई। उस एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू एक ऐसा विचार निर्माण किया। 1838 में पहली बार संस्कृत को लेकर नोटिफिकेशन निकाला कि आज रात से सारी सरकारी भाषा, सारी सरकारी नौकरी, सब कुछ उसी के लिए है जो अंग्रेजी पढ़ पाएगा। अचानक क्या हो गया, भारत का पूरा समाज अनपढ़ हो गया। भारत अनपढ़ नहीं था, भारत अंग्रेजी नहीं जानता था। आज मैं मान लो शी जिनपिंग का मुझे समर्थन मिल जाता है मोदी जी के विरोध में, और अचानक आज मैं घोषित कर देता हूं रात को 12 बजे से, आज पूरे भारत में आज को रात को 12 बजे से मैंड्रिन, चाइनीज जो लैंग्वेज है वो कंपलसरी होगी और सरकारी और शिक्षा के सारे व्यवहार में केवल चीनी चलेगी, तो आप सब लोग अनपढ़ हो गए। वैसे ही भारत में हुआ था। भारत अनपढ़ नहीं था, भारत अंग्रेजी नहीं जानता था। भारत अंग्रेजी आज भी नहीं जानता है। मैं तो अंग्रेजी पत्रिका का संपादक हूं, मुझे पता है। जिन अंग्रेजी चैनल को सबसे बड़ी एडवर्टीजमेंट मिलती है वो सारे न्यूज चैनल के सब मिलकर 2% है देखने वालों की संख्या। रेवेन्यू उनका बड़ा है। तो जैसे अंग्रेजी बोलने वाले को तनख्वाह ज्यादा मिलती है, वैसे ही अंग्रेजी में लिखने वाले को या टीवी पर बोलने वाले को भी एडवर्टीजमेंट ज्यादा मिलता है। यह क्या लक्षण है? तो यह ब्रिटिशों की गुलामी का लक्षण है। इस प्रोसेस में उन्होंने हमको डाला तो धीरे धीरे हमारे मान्यताएं बदलती गई। उन मान्यताओं का फायदा लेते लेते हम भी भ्रम में चले गए, सेक्युलरिज्म के भ्रम में चले गए। सारे एक जैसे ही होते हैं। अब भैया सारे एक जैसे होते हैं तो गांधी जी ने कभी मस्जिद में जाकर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम क्यों नहीं गाया? वो तो आश्रम में बैठकर, मंदिरों में बैठकर ही गाते रहे।
क्यों? क्योंकि हम इस जो फंडामेंटल्स है, कम्युनिज्म के फंडामेंटल्स क्या है, इस्लाम के फंडामेंटल्स क्या है, क्रिश्चियनिटी के फंडामेंटल्स क्या है, और जिसको सनातन कहा जाता है उसमें तो अनेक पंथ है, उसकी विशेषता है। क्या विशेषता है? तो ये अकेली ऐसी धरती है जहां पे स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है, सबको अपना ईश्वर, अपना मत, अपना पंथ चुनने का अधिकार है, नकारने का अधिकार है, अपने आप को ईश्वर घोषित करने का अधिकार है, किसी को गुरु मानने का अधिकार है, मैं है उनमें से किसी को भी नहीं मानता हूं ये कहने का अधिकार है। यह स्वतंत्रता पूरे विश्व में किसी को मिलती है तो वो केवल और केवल भारत की धरा पर मिलती है। कहीं पे भी मुझे दिखा दीजिए। यह भारत की ताकत रही है। आप कहते हो सारे एक जैसे, जो कहते हैं कि नहीं यही मानना पड़ेगा, एक दिन आना ही है इस रास्ते पर, यह कहने वालों को भी कहते हो एक जैसे। तो हमको तथ्यों के आधार पर ये जो वैचारिक धरातल है इसको समझना पड़ेगा, वैचारिक परिप्रेक्ष्य में इसको ठीक भी करना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को समझाना भी पड़ेगा। भोजशाला का संघर्ष उसका ही एक हिस्सा है, सांस्कृतिक विमर्श उसका ही एक हिस्सा है, कम्युनिज्म का कलुष उसको समझने का एक जरिया है। उससे डरने की जरूरत नहीं है। जमीन के हारे हुए लोग हैं, पूरे विश्व भर में हारे हुए लोग हैं, लेकिन क्योंकि इस राज्य पोषित व्यवस्था में बैठे हुए हैं तो वहां से निकालना है तो आप जबरदस्ती, क्योंकि हम तो सनातन पर विश्वास रखने वाले हैं, हम तो उनकी तरह नहीं है, तो निकालेंगे, तरीके से निकालेंगे, उनका अध्ययन करके निकालेंगे और अपने पैरामीटर्स पर आने के लिए उनको मजबूर करेंगे। जो पूरी तरह से स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम कोर्ट में आ जाएंगे, ये तो मॉस्क थी ओरिजिनल, यहां पे तो कभी मंदिर था ही नहीं, एक आदमी नहीं आया रोमिला थापर से लेकर इरफान अभी तक कोर्ट में, किसी की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे वकील लोग भी अध्ययन करके खड़े रहे, बीबी लाल से लेकर इनके जैसे आर्कियोलॉजिस्ट भी खड़े रहे, मीनाक्षी जैन जैसी हिस्टोरियंस भी खड़ी रही जिन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी निकाले। एक 1757 ओरिजिनल केस का 1857 का निकाल दिया तो फैजाबाद की कोर्ट में ही केस रजिस्टर था। क्या केस रजिस्टर था? केस का टाइटल ही था मस्जिद जन्मस्थान। किसका जन्मस्थान भाई? बाबर का जन्मस्थान था क्या? मस्जिद जन्मस्थान क्यों लिखा? वो तो मौलवी ने लिखी हुई केस थी, वो कहां अशोक जी सिंगल लिखने के लिए गए थे। लेकिन उस जागरण ने जैसे समाज को यह किया, इंटेलेक्चुअल स्पेस में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। स्वपन दास गुप्ता जैसे लोग आए, गिरिलाल जैन जैसे लोग आए, सामने आए, टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़कर खुलकर सामने आए लड़ाई में। तो यह जितना बदलेगा उतना वो भी बदलेगा। लेकिन आप यदि यह समझते हैं कि केवल राजनीतिक नेतृत्व बदल जाने से यह अपने आप बदल जाएगा, तो यह भारत का स्वभाव नहीं है, यह भारत की समाज की व्यवस्था नहीं है, सनातन में यह कभी भी नहीं हुआ है। आपको इस वैचारिक लड़ाई को उसी दिशा में लड़ना पड़ेगा जिस दिशा में इसको पूरी तरह से डिस्टॉर्ट करने का काम ब्रिटिशों ने किया, कांग्रेस ने कंटिन्यू किया, कम्युनिस्टों ने वैचारिक दृष्टि से उसका नेतृत्व। वो सिस्टम आपको वही फॉलो करने पड़ेगी उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि हम हिंसा के रास्ते से क्रांति के मार्ग पर चलने वाले नहीं हैं। हम पूरी तरह से इस स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के रास्ते से उत्क्रांति के मार्ग पर चलने वाला समाज रहे हैं और यही हमारी ताकत भी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी। सिर्फ एक प्रश्न आएगा दर्शकों की ओर से। नमस्कार सर, मेरा नाम नुपुर है, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। सर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आजकल जनरली हम कंसिडर करते हैं कि जो लड़कियाँ होती हैं वो काफ़ी इमोशनल होती हैं और चीज़ों को, सिचुएशंस को एक इमोशनल एंगल से इंटरप्रेट करती हैं, एनालाइज करती हैं, और इन सब की वजह से कम्युनिस्ट काफ़ी हद तक उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और सॉर्ट ऑफ टारगेट करते हैं। तो मेरा मुख्य सवाल आपसे ये है कि आखिरकार कम्युनिस्ट इनको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, एज एन उनकी मेथोडोलॉजी क्या है, क्यों करते हैं, उनका मेन एजेंडा क्या है, एंड हाउ कैन समवन प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। केवल लड़कियों को या महिलाओं को ही करते हैं ऐसे नहीं,
सारे ही युवाओं पर उस विचारधारा का प्रभाव है। कोई चर्चिल के नाम से चलाता है, कोई विवेकानंद के नाम से चलाता है, लेकिन एक बहुत फेमस सेइंग है कि 18 साल में आपको कम्युनिज्म का आकर्षण नहीं हुआ तो आपके पास मन नहीं है, आपके पास भावनाएं नहीं है। लेकिन आयु के 40 वर्ष होने के बाद भी आप कम्युनिस्ट बने रहे तो आपके पास दिमाग नहीं है। तो वो आकर्षण रहना स्वाभाविक है, क्योंकि समानता की बात है, क्रांति की बात है। कुछ समय तक सावरकर भी आकर्षित हुए, कुछ समय पर भगत सिंह भी आकर्षित हुए। वो उस आयु का एक तरह से तकाजा होता है, जैसे किसी पर दिल आ जाना वो भी एक आयु का ये होता है, वैसे उस। लेकिन वहां पे क्या है कि आज केवल कम्युनिज्म का नहीं, जो सारा का सारा इंटरनेशनल इकोसिस्टम है, और खास करके लॉ में, इस इकोसिस्टम का बेसिक टारगेट पॉइंट जो है वो इंडियन वुमन है। क्यों है? तो इंडियन वुमन इसलिए है क्योंकि उनको यह समझ में आ गया है कि भारत के समाज की जो ताकत है वो भारत की परिवार व्यवस्था में है। तो उस परिवार व्यवस्था को तोड़ना है तो इस महिला को टारगेट करो, कन्वर्जन में करना है तो उसको टारगेट करो, राइट्स के मामले में करना है तो भी उसको टारगेट करो, लॉ के मामले में करना है, मंदिर प्रवेश के मामले में करना है तो उसको टारगेट करो, मैरिटल रेप का इशू लेकर आओ, सिंगल मदरहुड का इशू लेकर आओ। तो ऐसे इश्यूज लेकर आओ कि उसको लगे कि यार मैं तो इस पेट्रियार्की से मुक्त हो रही हूं। और बंधनों से टेम्पररीली मुक्त होना किसी को भी अच्छा लगता है। हमारे यहां पे भी मुक्ति की भाषा है, लेकिन हमारी मुक्ति जो है वो ब्लिस है। इसमें हम अंतर नहीं समझ रहे हैं। हमारी जो मुक्ति है वो इस जन्म मृत्यु के उस ईश्वर के साथ तादात्म्य प्राणी की मुक्ति है। हम जिस बंधनों से मुक्ति के लिए ये पढ़ाते हैं, बाद में सबको ये ध्यान में आता है। पूरा का पूरा फेमिनिस्ट मूवमेंट चला पश्चिम में, किसके विरोध में चला? पुरुषों के विरोध में चला क्या? चर्च के विरोध में चला, बाइबल के विरोध में चला। क्योंकि बाइबल में यह कहा जाता था, कहा गया था कि एडम पैदा हुआ, उसकी पसली से ईव पैदा हुई, उसने एक एप्पल खा लिया तो उसके कारण पाप हो गए, सारे पृथ्वी की समस्याओं की जड़ वो है। उन्होंने सीता और द्रौपदी को भी सेम पैरामीटर्स पर नाप दिया। आप लोग उससे अपने आप को कंपेयर करने लगते हो, और फिर ये नैरेटिव आगे बढ़ाना आसान होता है। हिंदू समाज में तो महिलाओं का ऐसे ही शोषण होता है, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। तो एक तरफ कास्ट बेसिस पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, एक दूसरी तरफ जेंडर बेसिस पर हुआ। तो वुमेन आर डबल विक्टिम्स, कास्ट विक्टिम भी है और जेंडर विक्टिम्स भी है। तो उनको टारगेट करो। वो टारगेट पर आ गई तो आज परिवार व्यवस्था पर स्ट्रेन जो हमारा बढ़ गया है, उसका मूल कारण वो है। नॉर्वे जैसे देश से एक कोई थिंक टैंक और एनजीओ आकर करोड़ों रुपए खर्च करके भारत में लगातार 4 साल से 5 साल से मैरिटल रेप का केस चल रहा है। उन्होंने पिटीशन फाइल किए, उसको सपोर्ट किया। क्या जरूरत है भाई आपको इतने सारे पैसे भारत के महिलाओं को वैवाहिक संबंध में, उनके आपसी संबंध, एक तरफ तो कहते हो पर्सनल चॉइस है, एक तरफ तो कहते हो पर्सनल राइट है, इंडिविजुअल राइट्स। आपको क्या बड़ी नॉर्वे से आकर महिलाओं का वैवाहिक संबंध में रेप होता है नहीं होता है, इस पर आप क्यों लड़ रहे हो? इसको कोई नहीं पूछ रहा है। उसके इंटरेस्ट क्या है? उसके रिसर्च करने वाले लोग कौन हैं? जो वकील कोर्ट में उनके नाम पर खड़े हो रहे हैं वो कौन हैं? और जिस लॉजिक के आधार पर, जिस लॉ के आधार पर यह सारा आर्ग्यू किया जा रहा है, उस लॉ का आधार क्या है? मिलन जी यहां पे बैठे हुए हैं। 1935 से पहले हमारे यहां पे सारे कानून व्यवस्था का आधार भारत की परंपराएं और उन परंपराओं पर लिखी गई पुस्तकें थी। अचानक वो क्यों बदल दिया गया? 47 में वो फिर से रिवर्स क्यों नहीं हुआ? हमारे सारे प्रेसिडेंट्स जो थे वो ब्रिटिश जजमेंट्स के ही क्यों कंटिन्यू रखे? सारे क्रिमिनल लॉज और जिनको क्राइम ओरिएंटेड कास्ट कहा गया, इस प्रदेश के लिए भी, मैं जहां से आता हूं खानदेश एरिया में भी बहुत बड़े पारदी समाज है, बहुत सारा जिनको आज हम नोमैड्स कहते हैं, सबको, काली को मानने वाले हर व्यक्ति को
हर जाति को, हर समुदाय को उन्होंने टारगेट किया। क्यों? क्योंकि काली को मानने वाला क्रांतिकारी बनता है, ये उनकी धारणा थी। जो हमसे हिंसा के साथ हथियार लेकर लड़ता है तो उसको टारगेट किया। तो ये जो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है और एक लीगल और कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट है, इन दोनों को समझते हुए हमारे परिवार में इसको लेकर चर्चा बढ़े, मुक्त रूप से मंथन हो, इसके न्यूआंसेस को समझे। ये जितना ऊपर ऊपर से समझाया जाता है इतना आसान है नहीं, इतना सिंपल है नहीं। ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन रिलेशनशिप हमारे लिए तो वैवाहिक संबंध ये कभी भी केवल स्त्री पुरुष का केवल एक सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रहा, उसके आगे की एक संस्थात्मक व्यवस्था रही। तो इन सबको एक सजग रूप से हमारे परिवारों में चर्चा होने लगे, समाज के अन्य अन्य घटकों में, महिलाओं में भी आपसे गुट में, क्योंकि आज बाहर निकलने लगी है पढ़ने के लिए भी, काम के लिए भी। इस्लाम के आक्रमण में ये रुक गया था, अब शुरू है। तो ऐसे में इसकी जागृति लाना, इस पर खुले मन से चर्चा करना, यही इसका उपाय है। ये महिला इमोशनल है इसलिए टारगेट होती है, ऐसा नहीं है। किसी उनके कंसर्न के इश्यूज को उठाते हुए टारगेट किया जा रहा है, यह समझना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रफुल्ल जी। मुझे आशा है कि यहाँ आपके विचारों से सभी लाभान्वित हुए होंगे। और एक चीज तय है, वामपंथ कुछ नहीं है, अब सिर्फ जो भी है वो बौद्धिक विमर्श का एक केंद्र बनकर रह गया है और हम उसको उसी की भाषा में जवाब दे सकते हैं। देखिए, जेएनयू से पढ़कर मैं आपके सामने बैठा हूं तो उससे समझ जाना चाहिए कुछ नहीं बचा है। जी जी बिल्कुल, मैं समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।